हेलो एवरीवन। आज लेक्चर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि अभी एक चैप्टर और बाकी है और मैं सोच रहा हूँ कि एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दूँ आपकी यूनिट 3। ठीक है, तो लेक्चर 2 की बात करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में इन्फ्लेशन को जाना, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन को। फिर हमने फिशर इक्वेशन जानी, इसमें कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, एंटीसेप्टरी इन्फ्लेशन जाना परफेक्टली और इम्परफेक्टली। और हमने फिर बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन देखा। ठीक है, कि किस तरीके से बेनिफिट करता है, जो जिसमें किस तरीके से मतलब कि इन्फ्लेशन फायदा करता है वेज लेबर मार्केट में। ठीक है, आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 की। लेक्चर 2 में बेसिकली आज हम बात करेंगे रिड्यूस इन्फ्लेशन की, कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, क्या स्ट्रेटजीज हैं। तो हम पहले ग्रेजुअलिज्म और कोल्ड टर्की को समझेंगे, फिर हम क्रेडिबिलिटी को समझेंगे, फिर सेक्रीफाइस रेशियो को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम हाइपर इन्फ्लेशन की बात करेंगे। इसका मतलब क्या होता है हाइपर इन्फ्लेशन का, और क्या सिग्नल्स हैं, क्या सिग्नल से हम जान सकते हैं कि हाँ हाइपर इन्फ्लेशन होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ 2 सिग्नल्स पढ़ेंगे ऐसे हम। ठीक है, फिर हम कॉजेज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन जानेंगे कि क्या कॉजेज हैं, क्या कारण है हाइपर इन्फ्लेशन होने के। फिर हम एडवर्स इफेक्ट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन जानेंगे। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा हाइपर इन्फ्लेशन का। और फिर हम जानेंगे कॉस्ट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, बेसिकली ये ज़्यादा अंतर नहीं है, जो हमने कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन में पढ़ा था वही टॉपिक्स यहाँ होंगे। ठीक है, तो हम इतना ज़्यादा डिटेल में डीप में जाएंगे नहीं। ठीक है, और लास्ट हम देखेंगे क्या ऐसे स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम को जानेंगे कि कैसे हम हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर, और जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, किस तरीके से हम इन्फ्लेशन को रिड्यूस करते हैं। आई होप इससे पहले का आप लेक्चर देख के आए होंगे ताकि आप समझ सको ये सारा जो भी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। ठीक है, तो देखो क्या स्ट्रेटजीज हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रेजुअलिज्म। जैसे कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे। तो बेसिकली वही कह रहा है कि ब्रिंग स्लो एंड स्टडी रिटर्न टू लो इन्फ्लेशन। हम एक ऐसे तकनीकी अपनाते हैं, एक ऐसी टेक्निक अपनाते हैं जो क्या है काफ़ी धीरे चलती है, लगातार चलती है। ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को हम धीरे धीरे लो करते जाते हैं। ठीक है, ये जेएम कीन्स ने रिकमेंड की थी। ठीक है, ये जो भी टेक्निक है या जो भी स्ट्रेटजी है ग्रेजुअलिज्म। ठीक है, अब इसको देखो क्या है, देर इज अ स्लो एंड परसिस्टेंट एफर्ट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन रेट। क्या करता है, स्लो होता है, धीरे होता है, साथ में कंटिन्यूस होता है, लगातार होता है। ठीक है, परसिस्टेंट इफेक्ट। ठीक है, तो इन्फ्लेशन रेट को कम करने के लिए कैसा होता है, स्लो एंड परसिस्टेंट। दूसरी बात, इट बिगिंस विद अ स्मॉल कट इन द ग्रोथ रेट ऑफ मनी। कह रहा है हम छोटी सी इसमें कट करते हैं, मतलब मनी की सप्लाई को थोड़ा कम करते हैं। ठीक है, और साथ में ही हम यहाँ देखते हैं जब हम थोड़ा सा मनी की सप्लाई को कम करते हैं, ठीक है, उस समय हम देखते हैं थोड़ा सा मैसिव रिसेशन होता है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, थोड़ा सा रिसेशन होता है। रिसेशन ध्यान है ना, आपने शुरुआत में मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो कैसे एक्सपेंशन होता है, फिर यहाँ पीक पे पहुंचते हैं, यहाँ बूम पीरियड होता है, फिर रिसेशन होता है। ठीक है, फिर एक्सपेंशन होता है, यहाँ ट्रॉ होता है सबसे नीचे वाला। ठीक है, तो ये रिसेशन जब आउटपुट भी कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, स्टैंडर्ड लिविंग घट जाती है, प्राइस लेवल भी बढ़ जाती है, ये सब कंडीशंस होती है ना रिसेशन में। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि रिसेशन होगा लेकिन इतना नहीं होगा, बहुत छोटा सा रिसेशन होगा। ठीक है, लगातार होगा लेकिन छोटा सा रिसेशन होगा, ज़्यादा बड़ा रिसेशन नहीं कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, गरीबी आ गई देश में, ऐसा नहीं। ठीक है, इन द एडजस्टमेंट प्रोसेस अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स। जब हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, अब उस इन्फ्लेशन को हम कम कर रहे हैं, तो धीरे 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 स्लो प्रोसेस है, तो इसकी जो एडजस्टमेंट प्रोसेस होगा इसमें थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगा। मतलब थोड़ा सा जो लोग एम्प्लॉयड है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, मतलब बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, देर इज अ स्लो रिडक्शन इन इन्फ्लेशन। धीरे धीरे क्या होगा, इन्फ्लेशन में कमी आएगी और धीरे धीरे महंगाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी है ग्रेजुअलिज्म। अब इसको हम कोल्टर की जस्ट इसकी अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इसको क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने रिकमेंड की थी इस टेक्निक को या स्ट्रेटजी को। इसमें क्या किया था, इन्होंने कहा देखो यहाँ पे क्या था, देर इज स्लो एंड परसिस्टेंट एफर्ट टू रिड्यूस, यहाँ पे रैपिड है, कट बाय इन्फ्लेशन रेट फास्ट। यहाँ पे ये प्रोसेस कैसी है, रैपिड है, बहुत जल्दी होने वाली है। ठीक है, इसमें क्या है यहाँ इन्फ्लेशन रेट रिड्यूस होता है स्लो एंड परसिस्टेंट, यहाँ पे क्या होता है फास्ट कट। ठीक है, इन इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, यहाँ क्या था, इट बिगिंस विद अ स्मॉल कट इन ग्रोथ रेट, यहाँ पे क्या बिगिंस विद मैसिव कट इन मनी ग्रोथ या फिर ग्रोथ रेट ऑफ मनी। ठीक है, एक ही बात है। फिर यहाँ क्या था, देर इज नो मैसिव रिसेशन, यहाँ होगा भाई साहब, देर इज मैसिव रिसेशन बट शॉर्टर, छोटे समय के लिए होगा। रिसेशन एकदम होगा, काफी बड़ा होगा। ठीक है, ये रिसेशन काफी बड़ा होगा लेकिन शॉर्टर टर्म टाइम के लिए। यदि हम कब्स में समझें तो ऐसा कुछ शॉर्टर टर्म के लिए, यदि ये टाइम पीरियड है तो वो काफी शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ठीक है, लेकिन रिसेशन काफी ज्यादा होगा। ठीक है,
जस्ट इसका अपोजिट है। कभी कभी इसका डिफरेंस भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बताओ ग्रेजुअलिज्म और कोल्टर की है जो इन दोनों की स्ट्रेटजी में इन्फ्लेशन को कम करने में। तो आई होप तुम समझा सकोगे। जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें क्या है, मनी ग्रोथ आपकी कट होगी थोड़ी सी, रिड्यूस इन्फ्लेशन होगा स्लो। इसमें क्या है, रिसेशन होगा बहुत छोटा, अनएम्प्लॉयमेंट भी आकर होगा छोटा सा, ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा, इन्फ्लेशन धीरे धीरे। इसमें जस्ट अपोजिट, इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, कट होगा काफी तेज, रैपिड या फास्ट प्रोसेस होगी, मनी ग्रोथ होगी, इसमें कट होगी, मतलब मनी की सप्लाई को कम। मैं देखो पहले से बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, तो कोशिश करना आप 2x वगैरह में ना देखो, ठीक है। मैं पहले से बहुत स्लो स्लो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, काफी फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आप भी 2x कर लोगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है। तो बिगिंस विद मैसिव कट इन मनी ग्रोथ, ठीक है, मनी ग्रोथ में काफी कट कर देंगे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत लंबा हो जाएगा, लार्जर अनएम्प्लॉयमेंट अकर, ठीक है, काफी ज्यादा बेरोजगारी की भी आ जाएगी, ठीक है। मैसिव बट शॉर्टर रिसेशन, ये बता दिया। देर इज रैपिड रिडक्शन इन इन्फ्लेशन, इसकी वजह से क्या होगा, जल्दी से इन्फ्लेशन से हम वापस मतलब इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर सकते हैं इसकी इस स्ट्रेटेजी को अपना के, या हम कह सकते हैं महंगाई को, ठीक है, महंगाई को बड़ी जल्दी हम कम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्रेडिटेबिलिटी की, इसकी इनका डिफरेंस भी देख लेना, इसीलिए हम वर्सेस लिखा है, क्योंकि इनका डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। क्रेडिटेबिलिटी की मतलब समझो सिंपल सी बात है, क्रेडिटेबिलिटी में क्या होता है, मनी ग्रोथ रेट इज कट, जो मनी की ग्रोथ रेट जब कट होती है तो जो पीपल है वो एकदम इंस्टेंटली अपना वो जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट होता है इसको तुरंत ये एडजस्ट करने लगते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे ही मनी की सप्लाई थोड़ी कम हुई, ठीक है, कट हुई मनी की सप्लाई जैसे कम हुई, तो आपको पता है इन्फ्लेशन रेट भी कम होगा, तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट तुरंत कम करते हैं और तुरंत एडजस्ट करते हैं कितना होगा, उस हिसाब से हम लोन कितना दें, कितना लें, ठीक है। तो जितनी ज्यादा क्रेडिटेबिलिटी उतना ज्यादा डिसइन्फ्लेशन। डिफ्लेशन में समझना है इसको, डिसइन्फ्लेशन मतलब रिडक्शन इन इन्फ्लेशन लिखा है ये, डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है रिडक्शन इन इन्फ्लेशन, ठीक है, इन इन्फ्लेशन, ठीक है। तो क्या है, जितनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मतलब जितना ज़्यादा एडजस्टमेंट करते जाएंगे हम अपने एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट में, उतनी जल्दी हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा इन्फ्लेशन के अंदर। फिर हम बात करेंगे अगले इसी में स्ट्रेटजी में सेक्रीफाइस रेशियो। बेसिकली सेक्रीफाइस रेशियो आपको शो करता है कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट टू द एक्चुअल रिडक्शन इन इन्फ्लेशन। कह रहा है कि देखो सेक्रीफाइस रेशियो का दूसरा मतलब समझो है कॉस्ट ऑफ डिस इन्फ्लेशन, कि जो रिडक्शन हो रहा है इन्फ्लेशन के अंदर उसकी कॉस्ट लागत, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना वैसे ही यहाँ लागत, क्या लागत लगेगी और हमारी, ठीक है। तो वो कॉस्ट ऑफ डिसइन्फ्लेशन की बात कर रहा है, तो वही यहाँ कह रहा है कि कितना आउटपुट है हमारा जो लॉस हो जाएगा, जिसका मतलब हमारी लागत लग जाएगी इन्फ्लेशन को रिडक्शन करने में। तो इसी के रेशियो को हम कहते हैं सेक्रीफाइस रेशियो, कि हमने कितना अपना आउटपुट सेक्रीफाइस कर दिया इन्फ्लेशन को कम करने के चक्कर में, ठीक है। अब देखो आईएमएफ ने एक स्टडी में इंडियन मॉनेटरी फंड सॉरी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक स्टडी के थ्रू बताया था कि यदि इस कॉस्ट को कम करना है, जो डिसइन्फ्लेशन है या रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेशन की कॉस्ट को कम करना है, मतलब कम आउटपुट हमारा खोए, ये सब हो, ठीक है, कम हमारा लॉस थोड़ा कम हुए, तो उसके लिए कुछ चीज़ें बताई थी कि पहले से हम अनाउंसमेंट करते हैं पॉलिसी का, कि हम कोई पॉलिसी लाना चाह रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी के थ्रू, मान लो कि मनी सप्लाई को हम कम करना चाह रहे हैं, तो पहले से अनाउंसमेंट करते हैं, ताकि क्या होगा, अनाउंसमेंट करने से क्रेडिबिलिटी यहाँ एडजस्ट करने लगेगा बंदा अपने आप एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट को कि आगे क्या होगा। तो वही सब चीज़ें धीरे धीरे क्या होगा, फॉल इन इन्फ्लेशन अपने आप होने लगेगा, क्रेडिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी पॉलिसी की वजह से, ठीक है, सिर्फ एक इस वजह से, ठीक है। और क्या लिखा है इसमें, और लिखा है जनरेटिव रिलेटिव इंपोर्टेंस, कुत्ते और यार इन्होंने चीना रंग रखा है, इनकी वजह से पूरा फ्लो टूट जाता है यार। कौन थे हम? हाँ, ग्रेटर रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इन डिटरमाइनिंग करंट इन्फ्लेशन। देखो पहली बात तो दोनों में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन और एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इसमें आपस में रिलेशन है। जैसे आपने ऊपर एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल और प्राइस लेवल में देखा था ना, वैसा ही रिलेशन इसके अंदर भी होगा। तो सिंपल सी बात है, इनमें रिलेशन होगा, तो जब हम एडजस्टमेंट करेंगे एक्सपेक्टेड अपना इन्फ्लेशन रेट को, तो इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो वही बात कर रहा है कि यहाँ भी चेंज आ जाएंगे, इन्फ्लेशन रेट अपना एक्चुअल भी कम हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेटर रेस्पॉन्सिव ऑफ प्राइस एंड वेजेस, ये तो है ही सिंपल, लेबर मार्केट में हम पढ़ के आए, डिमांड पे जब असर करेगा तो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पे भी करेगा, ठीक है। तो वही सिंपल सिंपल सी बात है कि रेस्पॉन्सिव होगा प्राइस के लिए भी वेजेस के लिए। जब देखो भाई सिंपल सी बात है, प्राइसेस और वेजेस को ये किस में, लेबर मार्केट में हम पढ़ के आए, ठीक है। इनकी डिमांड कंडीशन को हम समझेंगे, ठीक है। जब क्या कहते हैं जब हम ये अनाउंस कर देंगे पहले से कि हमारा ये होने वाला सीन है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी में मनी की सप्लाई को कम कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन रेट कम होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, नॉमिनल वेज कट सकता है या बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस पे भी एक रिलेशन रहेगा इनका, ठीक है, प्राइस का वेज का,
ठीक है, और डिमांड वगैरह का भी। आगे देखो, ठीक है। अच्छा, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, तो ठीक है, ये आपका एक टॉपिक और रह गया था उसका, स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, और यदि कोई हो सकता है मैं फास्ट बोल रहा हूँ थोड़ा, और क्योंकि जल्दी कवर कराना है मुझे पूरा सिलेबस, तो थोड़ा जल्दी में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पेस चलता रहे, थोड़ा स्पीड बढ़ती रहे हमारी। ठीक है, तो यदि कोई भी टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो आप निश्चिंत होकर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल दो। मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, यूट्यूब पे नहीं तो, वरना मैं यूट्यूब पे बता दूंगा, लेकिन आप डाल दो यदि कोई भी एक भी चीज़ समझ में नहीं आ रही आपको तो, ठीक है। अब आगे देखो, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन, आज हम बात करेंगे किसकी, हाइपर इन्फ्लेशन। अब थोड़ा स्लो चलते हैं। देखो, हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हम पढ़ के क्या होता है, ओवरऑल प्राइस लेवल बढ़ती है। हाइपर, हाइपर का मतलब समझ रहे, और ज्यादा, तो यहाँ सीधा सा मतलब हाई इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं, हाई इन्फ्लेशन इज प्राइस राइजेस दैट एक्सीड 50% पर मंथ और 100% पर एनम। अगर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, पर मंथ 50% इन्फ्लेशन हो गया, या हो सकता है पर एनम 100% हो गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, करोड़, मिलियन, अरब, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं हम हाइपर इन्फ्लेशन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हो चुके हैं पास्ट में। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया है, हंगरी है, जर्मनी है, पोलैंड, ये सब इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं हाइपर इन्फ्लेशन को। 1992 1920 में किया था पहले, 1940s के टाइम भी इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था। ठीक है, इनके यहाँ हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था। ठीक है, कुछ एग्जांपल और लिखें, जैसे लैटिन अमेरिका, 1980s में इसने भी ये क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस कर रखा है हाइपर इन्फ्लेशन को। जर्मन 1922 से 23 में इन्होंने देखा, एवरेज इनका जो इन्फ्लेशन रेट था वो 322% पर मंथ था, और इनका जो अक्टूबर अक्टूबर का सिर्फ था, वो 29,000% था पर मंथ। मतलब अक्टूबर में, अकॉर्डिंग यदि बताऊं तो अक्टूबर अक्टूबर में इनका कितना इन्फ्लेशन रेट था, 29,000। मतलब हाइपर इन्फ्लेशन समझ रहे हो कितनी लेवल तक का हो सकता है। ठीक है, जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा एग्जांपल, जिम्बाब्वे का, जिम्बाब्वे, ठीक है, इन्फ्लेशन इसमें क्या होता है, 1200 पर मंथ एवरेज था। इनका एनुअल पहुंच गया था, ये देखो, अप्रॉक्स 8 बिलियन। समझ रहे हो, 7,960 मिलियन, या 8 बिलियन कह सकते हो। ठीक है, समझ में आई, इतना ज्यादा इनका परसेंटेज हो गया था एनुअल। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन, समझ रहे हो, एक समोसा भी लेने जाओ तो 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, मतलब समझ रहे हो। एक, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ 1 लाख ही था उनका, मैं बस बता रहा हूँ एग्जाम्पल में, अब जो भी देखना है देख लेना वो कितना था। सिग्नल क्या है, कैसे पता चलेगा कि हाँ हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन बनने वाली है। तो पहली, बजट क्राइसिस, गवर्नमेंट के बजट में कुछ गड़बड़ी हो गई। ठीक है, अब ये किस वजह से होगी क्राइसिस, बजट में क्राइसिस होगा। बजट क्राइसिस का मतलब बजट डिफिसिट से भी कह सकते हो, कमाई कम है हमारी, खर्चा ज्यादा है, वही चीज। तो ये हो सकता है या तो सोशल और इकोनॉमिक कोई अनरेस्ट हो गया, कोई सिविल वार छिड़ गया है, रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है, या लार्ज एडवर्स इकोनॉमिक शॉक हो गया। मतलब मैंने पिछले यूनिट में बताया था आपको, सप्लाई शॉक या फिर डिमांड शॉक। तो कोई बड़ा सा एक इकोनॉमिक शॉक लग गया है इकोनॉमी के अंदर, तो इन क्राइसिस की वजह से बजट क्राइसिस हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट का। फिर साइज ऑफ डिफिसिट इज सो लार्ज, यदि बजट डिफिसिट की साइज ही बहुत बड़ी हो गई है, मतलब कि खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है और कमाई बहुत कम है, टैक्स हम ले नहीं पा रहे, जिससे ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो ना, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सीन ये है कि तुम लोन लेके करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो एक्सपेंडिचर। ठीक है, और पैसा तुम्हारे पास है नहीं, लोन लिए जा रहे हो। तो ये भी एक आपको कंडीशन ये शो करेगा कि भाई हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन बन सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट इज अनेबल टू बोरो फ्रॉम पब्लिक और फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, प्रिंट मनी, ये क्या करती है, बोरो करने लगती है। ठीक है, इस समय इसको नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसा कोई भी, क्योंकि ज्यादा कंडीशन खराब होगी, ज्यादा तुम लोग लोन वगैरह लोगे तो यार दिक्कत होगी, तो उधार उधार नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इस समय सीन क्या करता है, ये प्रिंट करवाने लगता है मनी, सीधी बात है, इशू करता है। देखो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है। ठीक है, पब्लिक तक पहुंच गया बॉन्ड वो, उसके बदले क्या करता है, अब कहेगा, सेंट्रल बैंक से कहेगा तुम ये बॉन्ड खरीदो। ठीक है, फिर ये बॉन्ड सेंट्रल बैंक को खरीदवाएगा, और इसकी अपोजिट में क्या करेंगे, मनी को प्रिंट करेंगे सीधा। तो आपको पता है मनी प्रिंट करना कोई पैसा अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और हाइपर इन्फ्लेशन तक कंडीशन जा सकती है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक बाइज दीज बॉन्ड्स एंड प्रिंट मनी, मनी को प्रिंट करती है। इसी प्रोसेस को डेप्ट मनीटाइजेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेप्ट मनीटाइजेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को आगे वर्ड आएगा मनीटाइज ऑफ गवर्नमेंट डेप्ट, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आई, क्या करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड को इशू करती है, इशू बॉन्ड। ठीक है, फिर सेंट्रल बैंक से कहती है तुम इनको बाई करो, परचेज करो। ठीक है, और फिर उसके बदले आप क्या करो, मनी को प्रिंट करो। ठीक है,
तो अब वो बॉन्ड वॉन्ड तो बना देते हैं, लेकिन उसके चक्कर में प्रिंट मनी भी कर देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली तो है ही नहीं कुछ तुम्हारे पास ऐसा। ठीक है, तो बजट डेफिसिट के चक्कर में ऐसा हो जाता है सीन। तो इस समय जब ज़्यादा प्रिंट मनी करोगे तो हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन को आप फेस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या और बोलते हैं, डेब्ट मनीटाइजेशन। आप समझो कारण क्या है हाइपर इन्फ्लेशन के। तो पहली बात, मैसिव ग्रोथ इन द मनी सप्लाई। सीधी बात है, आप प्रिंट किए जा रहे हो मनी, प्रिंट किए जा रहे हो, कुछ है नहीं ऐसा तुम्हारे पास, एक्सचेंज रेट भी नहीं है, प्रिंट किए जा रहे हो मनी। तो ये क्या हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन बना देगा। वेनेजुला में भी ये सीन हुआ था, ठीक है, ध्यान हो तो आपको, उन्होंने पैसे छाप दिए थे उन्होंने कि हम अपने देश को अमीर बना देंगे, तो उन्होंने वेनेजुला में क्या किया था, पैसे छाप दिए थे, तो बड़ी कंडीशन खराब हो गई थी। तो प्रिंट नहीं करना चाहिए मनी, वरना हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। गवर्नमेंट प्रिंट मोर मनी टू फाइनेंस ह्यूज बजट डेफिसिट। ठीक है, इसके चक्कर में क्या करती है, बॉन्ड वाला यही सिस्टम करती है। ठीक है, तो वही प्रिंट करवाती है, अल्टीमेटली लास्ट में प्रिंट करवा देती है मनी। और जो कि क्या करती है, नेशनल डेप्ट, जो नेशनल हमारा डेप्ट है उसको बहुत ज़्यादा जनरेट कर देती है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और ये कंडीशन बना देता है जाके आगे जाके हाइपर इन्फ्लेशन की। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है, कॉज सिर्फ इतना ही है, प्रिंट मनी। मनी को बेफिजूल प्रिंट मत करवाओ, उसके एक्सचेंज में आपके पास सोना होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए। ठीक है, कुछ तो होना चाहिए कि बॉन्ड बना रहे हो, वही खरीदवा रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो मनी, बजट डिफिसिट से बचने के चक्कर में। तो ये सीन नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, वरना अपनी गवर्नमेंट चलाने के चक्कर में, बढ़िया दिखाने के चक्कर में आप देश को ही ले डूबो, ठीक है, कर्ज में डाल दो। तो ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन से ये कारण है हाइपर इन्फ्लेशन का, प्रिंट मनी करना। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन देखो कि क्या इफेक्ट होगा हाइपर इन्फ्लेशन का। तो देखो, पहले ट्रांजैक्शन सिस्टम बिल्कुल बेकार हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, अब तुम कह रहे हो कि भाई एक पेन देना, कितने रुपए हुए, उसने कह दिया 10 लाख। अब आप भैया अपने रुपए गिने जा रहे हो, गिने जा रहे हो, गिने ही जा रहे हो, गिने ही जा रहे हो, तो ट्रांजेक्शन सिस्टम बेकार हो जाएगा। यूपीआई, हम कह रहे यूट्यूब, यूपीआई पेमेंट वगैरह करते, चलो 10 रुपए की पेन है, फिर 10-10 लाख क्या यूपीआई से तो करोगे नहीं, वो छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए बनाए। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन सिस्टम वर्क लेस एंड लेस इफिशियंटली, उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, प्राइस सिग्नल्स बिकम लेस एंड लेस इफिशियंट। ठीक है, प्राइस सिग्नल भी गड़बड़ हो जाते हैं ना, प्राइस लेवल को ढंग से बता पाओगे, अरे भाई लेवल क्या, हाइपर इन्फ्लेशन है, यदि जिम्बाब्वे वाला कंडीशन हो गया तो क्या ही सोच रहे हो क्या सीन होगा। ठीक है, आपको अपनी जो भी करेंसी है वो चेंज ही करनी पड़ेगी, गिव अप करके आपको डॉलर, यूएस डॉलर वगैरह अपनी करनी पड़ेगी, या किसी के साथ मिलाना पड़ेगा, ऐसे सीन हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन रेट आपका बढ़ेगा। ठीक है, इस समय हाइपर इन्फ्लेशन के टाइम इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका, बिकम लार्जर, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी के लिए तो हाइपर इन्फ्लेशन का है। तो ये इफेक्ट होंगे हाइपर इन्फ्लेशन के। ठीक है, कि इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, प्राइस सिग्नल बिकम लेस एंड लेस एफिशिएंट हो जाएगा, ट्रांजैक्शन सिस्टम जो वर्क करता है वो भी लेस एंड लेस एफिशिएंटली करेगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये बिल्कुल बर्बादी हो जाएगा, र्यून हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन देखो, क्या कॉस्ट है, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन पे जो हमारी लागत लगती है एक्स्ट्रा, वो क्या है। तो सबसे पहले सू लेदर हम पढ़ के आ चुके हैं, तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि बार बार पैसे लेके आना, लेके जाना, रिसोर्सेज का खर्च होना, टाइम का बर्बाद होना, तो उसको सू लेदर कहते हैं हम। ठीक है, मेन्यू कॉस्ट बताया था, मेन्यू कॉस्ट आप अपने टैग वगैरह, कपड़े के टैग्स वगैरह फिर से चेंज करवाना, कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम में कोई आपका पूरा, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे सारे नंबर्स पड़े, ये इतने की सेट है, ये इतने की, अब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो उसकी प्राइस चेंज करानी पड़ेगी, तो कंप्यूटर सिस्टम में भी प्रोग्रामिंग पूरी चेंज करानी पड़ेगी। ठीक है, आपके मेन्यू, रिजॉर्ट वगैरह खाना खाने गए तो वहाँ के जो मेन्यू होंगे उस पर भी आपको प्राइस पूरी चेंज करानी पड़ेगी, तो ये मेन्यू कॉस्ट बोलते हैं। टैक्स सिस्टम बिल्कुल बेकार हो जाएगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रिवेन्यू को अच्छे से क्या कहते हैं, कलेक्ट ही नहीं कर पाएगी, तो फॉल इन टैक्स रिवेन्यू हो जाएगा, फॉल इन टैक्स। ठीक है, टैक्स अच्छे से कवर ही नहीं कर पाएगी भाई, आधे देंगे नहीं, आधे क्या ही करेगी, गवर्नमेंट खुद फंसी पड़ी है, कहाँ से टैक्स ले। ठीक है, तो ये सिस्टम बिल्कुल बेकार हो जाएगा टैक्स वाला एकदम, जब इतनी इन्फ्लेशन होगा लोग नहीं देते हैं टैक्स, समझ गए। कस्टमर्स फेस इनकन्वीनियंस, कस्टमर को बहुत दिक्कत होगी। अब यही वाला एग्जांपल ले लो, पेन लेने जा रहे हैं 10 लाख दो, अब वो गिने जा रहे हैं। ठीक है, तो कस्टमर को बड़ी दिक्कत होगी कुछ भी खरीदने में, परचेज करने में। ठीक है, अब वो खरीद रहे हैं तो गिन रहे हैं घंटे तक, पेन जितनी ना चले उतने तो उनके हाथ चल जाए नोट में ही, है ना। तो ये इनकन्वीनियंस हो जाएगी, और भी कई प्रकार की इनकन्वीनियंस होगी। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं द स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम टू कंट्रोल हाइपर इन्फ्लेशन, लास्ट टॉपिक। ठीक है, बड़ी जल्दी करा दिया, अपने आप में ही खुशी लगा। कितने टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, 3 बज गए शाम के। चलो, ये 3 AM हो रहे हैं, समझ रहे हो कितने बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि दिन में काफ़ी शोर होता है, उससे बचने के लिए कभी, दिन में मैंने ट्राई किया था, मैंने कम से कम 4-5 बार वीडियो बनाई, लेकिन शोर की वजह से सब मेरे को रद्दी करनी पड़ी, शाम को ही बनाई फिर मैंने दोनों वीडियो। ठीक है, अब देखो, स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम टू कंट्रोल हाइपर इन्फ्लेशन, के हाइपर इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, सबसे बड़ी बात,
पहली बात तो आपको मनी प्रिंट करना रोकना पड़ेगा, गवर्नमेंट को हाथ जोड़ो और कहो भाई साहब बस करो। पूरा समझ रहे हो ना, एकदम तौबा तौबा मूड खराब कर दिया पूरा। मतलब पहले तो मनी को प्रिंट करना बंद करो। तो ज़्यादा होशियार मत बनो वेनेजुला की तरह, अरे हम पीएम है यहाँ के, हम प्रेसिडेंट हैं, हम सीएम हैं, हम पैसा छापेंगे, देश को अमीर कर देंगे। तो ये सबसे पहली बात है कि आपको प्रिंट करना, मनी कम करना पड़ेगा। यानी कि मनी की सप्लाई को आप कम करो पहले तो सबसे, ठीक है, वरना दिक्कत और बिगड़ जाएगी आगे जाके। तो मनी की सप्लाई कम करो, गवर्नमेंट को समझाओ भाई बजट डिफिसिट हो रखा है, तुम ऊपर से और लोन ले रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इन सब से बचना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाइपर इन्फ्लेशन से बच नहीं सकते। जिम्बाब्वे का ही एग्जांपल दिया था मैंने। किसका? जिम्बाब्वे का दिया था जो, ठीक है। तो जिम्बाब्वेन इन्फ्लेशन जो हुआ था, ठीक है, इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया था 2009 में, ठीक है। पूरा स्टॉप लगा दिया था हाइपर इन्फ्लेशन पे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले तो प्रिंट जो मनी है उसको प्रिंट करना बंद कर दिया था सबसे पहले, ठीक है। और इनको, इनका जो जिम्बाब्वेन डॉलर था, जेडएलवी बोलते शायद इसको, ठीक है, ये डॉलर जो इनका था इसको इन्होंने बिल्कुल गिव अप कर दिया और इन्होंने यूएस डॉलर को ही अपनी ऑफिशियल करेंसी मानी थी फिर। ये सिचुएशन आ गई थी, अपना ही पूरा डॉलर बंद करके, या मतलब अपनी पूरी करेंसी को छोड़ के, नेशनल करेंसी को हमने लीगली यूएस डॉलर को माना, ठीक है। और साउथर्न अफ्रीकन की रैंड कोई है एक शायद करेंसी, उसको भी माना था उन्होंने, ठीक है। इतना मुझे ध्यान नहीं है, देख लेना एक बार, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इन्फ्लेशन पे हम कंट्रोल नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे ला सकते हैं, कुछ स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम। पहला फिजिकल रिफॉर्म। फिजिकल रिफॉर्म में सीधी सी बात है, गवर्नमेंट से कहोगे भाई साहब पहले तो तुम्हें एक्सपेंडिचर करना बंद करो, तुम्हारे पास पैसा है नहीं, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, ठीक है, राशन बांट रहे हो, और खुद देश को डुबा रहे हो। वोट के लिए कई लोग ऐसा करते हैं, फ्री वीज देते थे कि इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और गवर्नमेंट रियल में नेशनल डेप्ट को हम बढ़ाते जाते हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए, तो ठीक है। तो क्या, और दूसरी चीज, टैक्स रेवेन्यू का जो सिस्टम है उसको बढ़िया करना चाहिए ताकि टैक्स कलेक्शन अच्छा हो सके, ठीक है। तो रेज टैक्स रेवेन्यू, रिड्यूसिंग सब्सिडी, मैंने अभी कहा सब्सिडी को कम करो पहले तो, क्योंकि ये सिस्टम अभी बाहर से भी गड़बड़ हो जाएगा, तो सेंट्रल लेवल पे गड़बड़ हो जाएगा भाई। ये वोट अपना बाद में देखना कि सब्सिडी दे दी आपको वोट मिल जाएगा, पहले कंडीशन देखो देश की क्या हो रखी है, ठीक है। तो इसके लिए रिड्यूस सब्सिडी, एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा। रिप्लेसिंग इन्फ्लेशन टैक्स विद अदर टैक्स। कोई इन्फ्लेशन टैक्स नाम का आप टैक्स ले रहे हो तो इसको हटा के ऐसे टैक्स को कोई और टैक्स लो, ठीक है। और टैक्स सिस्टम को पहले तो बढ़िया करो ताकि टैक्स तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा आ सके, जिसकी वजह से क्या हम हाइपर इन्फ्लेशन से एक बार निकल सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात, टेम्परेरी विड्रॉइंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन फॉरेन डेप्ट। आपने कोई फॉरेन डेप्ट ले रखा है आईएमएफ वगैरह से, किसी से भी, ठीक है, तो आप क्या करो पहले तो इंटरेस्ट रेट जो उस पे इंटरेस्ट था जो डेप्ट पे, उसको थोड़ी देर के लिए विड्रॉ कर दो, मत दो, और दे दो, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी थोड़ा सा मत दो, इंटरेस्ट जो भी है पैसे का वो थोड़े समय बाद दे लेना, उसको बचा लो पहले इधर, ठीक है। तो ये भी एक थोड़े टेम्परेरी टाइम के लिए, ऐसा नहीं तुम दो ही मत, देना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म देखो, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म क्या है, मॉनेटरी मनी से रिलेटेड होगी सीधी सी बात। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल बैंक शुड नॉट ऑटोमेटिकली मनीटाइज द गवर्नमेंट डेप्ट। मैंने ऊपर बताया था ना, ये देखो डेप्ट मनीटाइजेशन, तो वही बात कर रहा है कि यहाँ पे क्या करता है, ये सीधा एकदम सेंट्रल बैंक क्या आता है, गवर्नमेंट डेप्ट को मनीटाइजेशन नहीं करता है। यानी कि गवर्नमेंट जो डेप्ट है, गवर्नमेंट जो बॉन्ड देती है, बॉन्ड इशू करती है, फिर उसको पब्लिक लेती है, फिर सेंट्रल बैंक उनसे परचेज करती है और प्रिंट करती है मनी। तो डायरेक्ट ये नहीं होता है, ठीक है, पहले वो बॉन्ड वाला इशू इसमें आता है, ठीक है। और सीधी सा सेंट्रल बैंक ये मना भी करती है इस चीज को, फिर जब लगता है हाइपर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगा तो ये मना करती है फिर कि नहीं भाई ये बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो वही लिखा है, प्रोहिबिट फ्रॉम बाइंग गवर्नमेंट डेप्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट डेप्ट से ये प्रोहिबिट करती है कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट डेप्ट ना ले, ठीक है। कैन अ पैग होगा यहाँ पे, सॉरी, इसमें देखो, अब इसमें क्या लिखा है, हाँ, कैन पैक द एक्सचेंज रेट टू द करेंसी ऑफ कंट्री विद लो इन्फ्लेशन। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तुम्हारी तो नैया डूब गई, मतलब तुम्हारी जो करेंसी है उसके तो लग गए अच्छे वाले। अब आप एक काम करो, कोई ऐसी कंट्री ढूंढो जिसको लो इन्फ्लेशन वाला, ठीक है, कोई ऐसा देश, उसके साथ मिक्स करो अपनी करेंसी को, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल बना रहेगा, और हो सकता है हाइपर इन्फ्लेशन से जल्दी आप बाहर निकल आओ, ठीक है। तो दूसरे देश की करेंसी के साथ मिक्स करके अपनी एक्सचेंज रेट को स्टेबल करके थोड़ा कंट्रोल में लाया जा सके हाइपर इन्फ्लेशन को, ठीक है। तो ये एक तरीका है मॉनेटरी पॉलिसी का। और लास्ट है एडॉप्ट डॉलराइजेशन। जब लग रहा है भैया आप कुछ नहीं होने वाला, तो आप सीधा एडॉप्ट कर लो डॉलराइजेशन को, जैसे यूएस डॉलर को मानते हैं लोग, तो यूएस डॉलर को मान लो, यही हमारी ऑफिशियल करेंसी है,
हम अपनी लीगल जो भी रुपी है जैसे इंडिया में, तो इसको छोड़ रहे हैं, या उसी को कहते हैं गिविंग अप, क्या बोलेंगे इसको, सेन्योरेज, ठीक है, गिविंग अप सेन्योरेज। सेन्योरेज का मतलब होता है क्या, सेन्योरेज का मतलब सीधा सा वही है, अपनी जो ऑफिशियल, एक तरह से ये मान लो कि जो हमारे पास पावर होती है ना अपना पैसा प्रिंट करने की, जिससे गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो अपना पैसा प्रिंट करने की, अपना नाम वगैरह अपने तरीके से करने की, तो ये इसको गिविंग अप मतलब गिव अप करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। दूसरे की डॉलर या दूसरे की क्या कहते हैं मनी की करेंसी को हम, या दूसरे की करेंसी को हम अपना ऑफिशियली लीगल करेंसी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं बचा तो, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपनी दूसरी करेंसी दूसरी कर दो, अब चेंज कर दो, ठीक है, कोई और करेंसी ले आओ रुपी छोड़ के, ठीक है। तो ऐसे भी सीन होते हैं, लेकिन उसमें भी अंदर काफ़ी डिटेल में ऐसे ही नहीं कर सकते कि आप पैसे अलग तरीके के छाप दो तो काम बन जाएगा, ठीक है, उसमें भी एक सिचुएशन होती है। खैर अभी छोड़ो, अभी वो नहीं जानी, अभी इतना काफ़ी है आपके लिए। मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म, ठीक है। तो पहले प्रोहिबिट फ्रॉम बाइंग गवर्नमेंट डेप्ट, ठीक है, सब प्रोहिबिट है, ये गलत लिख दी स्पेलिंग, ठीक है, प्रोहिबिट, ठीक है। अब छोटी मोटी स्पेलिंग इधर उधर हो जाती हैं तो दिल पे मत लिया करो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद इनकम पॉलिसी रिफॉर्म देखो, इससे पहले हमने फिजिकल देखी, फिर मॉनेटरी देखी, अब लास्ट इनकम पॉलिसी रिफॉर्म। ये बहुत सिंपल है, क्या कह रहा है, रेफर्स टू द वेज एंड प्राइस कंट्रोल। ये सीधी सी बात, ये इनकम पॉलिसी रिफॉर्म ये कहती है कि वेज और प्राइस जो भी है, वेज डिटर्मिनेशन प्राइस डिटर्मिनेशन जैसे पढ़ के लेबर मार्केट में, तो उस पर अपना कंट्रोल रखो। यदि वेज को हमने कंट्रोल में रख लिया तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऑफ गुड ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, ज्यादा राइज नहीं होगा, तो ये भी कंट्रोल में आ जाएगा। या फिर आप प्राइस ऑफ गुड्स को कंट्रोल में कर लो तो वेज अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। ये चीज कहती है इनकम पॉलिसी रिफॉर्म, ठीक है। अब देखो दो चीज होती है स्टेबलाइजेशन, जो प्रोग्राम होता है वो इंक्लूड करता है, एक होता है हेट्रोडॉक्स, एक होता है ऑर्थोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स क्या होता है, जब हम तीनों पॉलिसी का यूज करके स्टेबलाइजेशन करते हैं, इनकम पॉलिसी का, ठीक है, इनकम पॉलिसी का यूज करते हैं, और फिजिकल पॉलिसी का, ठीक है, लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी। जब हम इन तीनों पॉलिसी का यूज करके स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम का यूज करते हैं, या मतलब हाइपर इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं हेट्रोडॉक्स। क्या बोलते हैं, हेट्रोडॉक्स। और ऑर्थोडॉक्स उसे कहते हैं जब हम सिर्फ ये दो लेते हैं, ठीक है, यानी फिजिकल प्लस मॉनेटरी, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। और यदि हम सिर्फ इनकम पॉलिसी का यूज करें कि इनकम पॉलिसी से हम हाइपर इन्फ्लेशन को कम कर देंगे, तो बिल्कुल फेल हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है ऑर्थोडॉक्स भी काम नहीं करती ढंग से। यदि फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके हम हाइपर इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी ये भी फेल हो जाती है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें थी, ठीक है। और कभी कभी तो ये भी काम नहीं करती है, तभी तो हमने कहा है कि वो सीधा डॉलराइजेशन ही कर लो आप, मतलब अपनी करेंसी को ही छोड़ दो, ठीक है। तो कभी कभी ऑर्थोडॉक्स हेटेरोडॉक्स भी काम नहीं करती हाइपर इन्फ्लेशन पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करती, कभी कभार, ठीक है। ये तो फेल ही हो जाएगी, ये तो पक्का ही है। ये कभी कभी कम कर जाते हैं, हम रोक सकते हैं हाइपर इन्फ्लेशन को, जैसे जिम्बाब्वे ने बताओ कितना था उनका, 8 बिलियन पे पहुंच गया था एनम पे, तो उसको रोक के इधर ले आए वापस, ठीक है। तो हम कंट्रोल कर सकते हैं हाइपर इन्फ्लेशन को, लेकिन कोशिश ये रहेगी हमारी कि हाइपर इन्फ्लेशन तक हमारी सिचुएशन पहुंचे ही ना। तो गवर्नमेंट को इतना ध्यान रखना चाहिए, फालतू प्रिंट ना करवाए मनी, फालतू के बॉन्ड्स इशू ना करे। ये बजट डेफिसिट हो रखा है खुद का, और आप क्या कर रहे हो, बॉन्ड इशू करवा रहे हो, फिर सेंट्रल बैंक से कह रहे हो प्रिंट करो मनी। वही बात डेब्ट मनीटाइजेशन जिसको बोलते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें नहीं फंसना चाहिए। हाइपर इन्फ्लेशन को यदि सही रखना है, ठीक है, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होने देनी है तो, ठीक है। तो इस चैप्टर में कंप्लीट इतना ही था। अब यदि पी वाई की उसकी बात करें तो पहले हम इसके बाद जो अगला चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट का फ्लिप्स कर्व वगैरह की, ठीक है। तो उस चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद हम पी वाई की उसकी बात करेंगे, और उसके बाद आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 80% आपका हो जाएगा। अभी भी आपका 70% हो गया, 10% उससे हो जाएगा, 80% आपका हो जाएगा। और आपको सिंपल बता चुका हूँ मैं पहले भी, ठीक है, कि टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे कंप्लीट, ठीक है, तरीके से। और जो भी अपडेट होगा, जो भी हम अपलोड करेंगे पी वाई क्यूज वगैरह एटसेट्रा, कोई भी सॉल्यूशन वगैरह, वो भी आपको मिल जाएगा। और साथ में ये 80% तो फाइनल है कि मैं करा ही दूँ, बाकी कोशिश करूंगा लास्ट वाले चैप्टर के नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दूँ आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। और यदि जल्दी हो गया, यदि मुझे लगता है मैं बना पाऊंगा, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करूंगा कि यूनिट 4 का बना दूँ। बाकी थ्योरेटिकल है यूनिट 4, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह, तो वो काफ़ी सिंपल है, तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इतना दिल पे मत लेना, बाकी मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।
अभी तो है, अभी तो और पढ़ूंगा, फिर भी चलो ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए, क्या पता कोई यहाँ तक ही पढ़े। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ तक बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद और बाय।